अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट। मैं हूं सिद्रा इकबाल और एक दफ़ा फिर बहुत सारे ऐसे मसाइल हमारे सामने हैं जिसके लिए जाहिर सी बात है कि हमें कोऑर्डिनेशन की, बेहतर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। अब अगर बात की जाए वफाकी हुकूमत की, क्या वजह है कि इन बहुत ही अहम मामलात पे वो जो प्रोविंशियल हुकूमतें हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं ला पा रहे हैं। ये अहम सवालात हैं। आज इनसे जुड़े हुए 3 मेजर इशूज़ को हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सीपेक का मामला जो इस वक्त सियासी तनाज़ात का शिकार हो रहा है और हुकूमत की भरपूर कोशिशों के बावजूद ऐसा लगता नहीं है कि इसके हवाले से उठने वाले सवालों का कोई हल तलाश किया जा रहा है, उसके कोई मौसर जवाब हमारे सामने आ रहे हैं। दूसरा अहम इशू ऑफ कोर्स नेक्टा के हवाले से है, जो हम जानते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान में एक बहुत ही अहम नुक्ता है, लेकिन सेनेट में पास होने वाली एक रेजोल्यूशन में जिसमें हमने देखा कि हुकूमत ने उसकी हिमायत नहीं की, फिर भी ये रेजोल्यूशन पास हुई है, नॉन बाइंडिंग है, लेकिन इसमें एडिशनल 2 बिलियन रुपए का जिक्र किया गया है जो कि नेक्टा को फाल बनाने के लिए उनको देने चाहिए। हुकूमत इसकी ऑपोजिशन क्यों कर रही है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसको आज हम हल करने की कोशिश करेंगे। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, पिछले दौरे हुकूमत में भी बहुत सारे हुकूमती इदारों को, जिसमें PIA, पाकिस्तान स्टील मिल्स वगैरह शामिल हैं, कहा गया कि ये सफेद हाथी की हैसियत रखते हैं, लेकिन 2 हम मुतवातिर जमहूरी हुकूमतों को देख रहे हैं, इसका मसला हल नहीं कर पा रही। इसका क्या वजह है? व्हाट इज गोइंग टू बी द बिजनेस मॉडल फॉर PIA, जिसके हवाले से एक दफा फिर बहस छिड़ी और ऑपोजिशन को एक दफा फिर नाकाम रही हुकूमत अपना केस, अपना बिजनेस मॉडल समझाने और सेल करने में। इस पर बात करेंगे। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे तारुफ कराती हूँ। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शहरियार खान आफरीदी साहब, PTI से आपका ताल्लुक है और आप तशरीफ रखते हैं। सैयद आशिक हुसैन शाह साहब जो कि PMLN से आपका ताल्लुक है और हुकूमत का मौक़िफ़ हमारे सामने रखेंगे। अस्सलाम एंड वेलकम टू द शो। आप दोनों हजरात की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं गुफ्तगू का आगाज सैयद आशिक साहब आपसे करूं, इस वक्त जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पे KPK हुकूमत के जो रिजर्वेशंस हैं सीपेक के हवाले से, उसके हवाले से हमें समझ ये नहीं आ रहा कि मुख्तलिफ ज़राए ये कहते हैं कि आपने उनको कंसल्टेटिव प्रोसेस में शामिल रखा हुआ है। क्या आप इस पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं कि KPK हुकूमत से कौन रिप्रेजेंट कर रहा था जो कि इस कंसल्टेटिव प्रोसेस में आपके साथ शामिल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्रा, थैंक यू वेरी मच। मैं देखे सबसे पहले बात करूंगा कि सीपेक जो है उसको हमने पता नहीं किस वजह से इतना कंट्रोवर्शियल बना लिया है जी। और जो ये आगे जाता हुआ नजर आ रहा है, मुझे तो लगता है कि खुदा ना खास्ता ये कहीं और कालाबाग डैम ना बन जाए, क्योंकि सब ऑपोजिशन का यही इरादा है कि इसको इतना कंट्रोवर्शियल कर दो। देखिए, इसके अंदर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। सीपेक जो है ये सिर्फ PMLN के फायदे के लिए नहीं है, बल्कि ये तमाम सियासी जमात और सबसे बुलंद और सबसे पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान के चारों सूबों के लिए एसेंशियल है। एज फार एज कोऑर्डिनेशन इज कंसर्न, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, जब चाइना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जा रहे थे तो उन्होंने अपने स्टाफ के थ्रू चीफ मिनिस्टर KPK को मैसेज भिजवाया कि आप मुझे अकम्पनी करें चाइना के लिए, लेकिन उस टाइम धरनों का दौर था, वो धरनों में मसरूफ थे, जिस वजह से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। सो हमने तो किसी लम्हे में भी कोऑर्डिनेशन रिफ्यूज नहीं की। उसके बाद इनको रिजर्वेशंस थी बलूचिस्तान गवर्नमेंट को और KPK को कि वेस्टर्न रूट को इग्नोर किया गया है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें कि किस हद तक, अगर आप बिजली के मंसूबे उठाएं तब, अगर आप रोड नेटवर्क उठाएं तब, अगर आप रेल नेटवर्क उठाएं तब, अगर आप सॉरी टू इंटरप्ट यू देयर, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। देखें, हमारी इतलात के मुताबिक पहले कहा गया कि अब्दुल करीम खान तोहदर साहब जो कि KPK के CM के एडवाइजर हैं, आपने उनको कंसल्टेशन में इंक्लूड किया, लेकिन इसकी तरदीद आ गई KPK के मिनिस्टर फॉर लेबर एंड मिनरल डेवलपमेंट जनाब ज़ेब ताहिर खेली साहब की तरफ से। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो पा रहा कि अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए और आपका ये जो मौक़िफ़ है कि उसको सियासत से दूर रखा जाए, तो किसको KPK की हुकूमत में से आपने इस कंसल्टेटिव प्रोसेस में इंक्लूड किया है? डॉक्टर अनीस आलम साहब ने। देखिए, ये तो अब KPK गवर्नमेंट ने असाइन करना है कि किसको वो भेजते हैं, लेकिन हमने तो बारहा ये कोशिश की है, चाहे वो चाइना के दौरा हो या चाहे वो एहसन इकबाल साहब का KPK में जाकर तमाम ऑपोजिशन को और ट्रेजरी बेंचेस को और सबको इकट्ठा कर सीपेक के ऊपर प्रेजेंटेशन देना हो। और हम अब भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी उसके बाद ये मैटर
ये बड़े वाजे तौर पे ये कहा है, एड्रेस किया है कि वेस्टर्न रूट पे जो आपकी रिजर्वेशंस हैं, कि जो वो बैकवर्ड एरियाज हैं, हम उनको इग्नोर नहीं करेंगे। मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि ये जिसको भी भेजेंगे हमने वहां पिक एंड चूज नहीं करना। एज फार एज सीपेक इज कंसर्न, हम तो ये जानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर आप बिजली के मंसूबों की तरफ ही देखें तो 9,230 मेगावाट के करीब केपी को मिल रहे हैं। बलोच सिंध के लिए 10,250 मेगावाट मिल रहे हैं। अगर आप पंजाब की तरफ आए तो 6,220, और पंजाब की तरफ इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है कि मुझे तो समझ नहीं आती कि क्या पंजाब में लोग नहीं रहते। पंजाब को पॉपुलेशन के हिसाब से वैसे ही हिस्सा ज्यादा मिलता है, लेकिन हम सूबों, तमाम फेडरेशन और सूबों के बुलंदो बाला की तरफ देखते हुए उनको हमने उनके हिसाब से ज्यादा हिस्सा दिया। ठीक है शाह साहब, अगर यही सवाल मैं शहरियार साहब के पास लेके जाऊं। शहरियार साहब, बार बार लोग ये कह रहे हैं कि शायद केपीके की हुकूमत बहुत ही मायोपिक विजन इस वक्त रख रही है, और इस वक्त जाहिर शाह साहब जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं फॉर सीपेक, उन्होंने भी कहा कि ये बात सही है कि आपको 7 में से सिर्फ एक एनर्जी का मंसूबा मिल रहा है सीपेक के अंडर, लेकिन आपको दूरस्थ नताइज की तरफ अपनी नजर रखनी चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को देखना चाहिए। उसमें आपकी क्या रिजर्वेशंस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। सिद्रा, एक चीज जो कि कॉमन नहीं है बदकिस्मती से, वो कॉमन सेंस है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि धरने के दौरान तमाम ऑपोजिशन पार्लियामेंट में पीएमएलएन के साथ खड़ी थी। आज वो कौन सी ऐसी वजह है कि मौलाना फजल रहमान साहब से लेकर महमूद खान चकजई, फिर आगे आए शेरपाव साहब, तमाम ऑपोजिशन इनको अपोज कर रही है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 2013 में मैं आप ही की प्ली को सामने रखता हूं कि 2013 में 51 नुकात पर एमओयूज जब साइन हुआ तो वेस्टर्न रूट को प्रेफरेंस दी गई, प्रायोरिटी दी गई। पॉइंट नंबर 3, रिसेंटली आई वाज इनवाइटेड बाय सीपीसी टू चाइना। आई वाज देयर फॉर 10 days। हम वहां पे ये कह के थक गए कि इट इज गोइंग टू बी अ फॉर्चून चेंजर। ये पाकिस्तान और इस खित्ते के लिए, और खासकर पाकिस्तान के लिए और बलूचिस्तान और छोटे सूबों के लिए ये गेम चेंजर होगा। लेकिन वहां पे हमें ये बताया गया कि थिंग्स आर चेंजिंग, रूट्स चेंज हो रहे हैं, और आपने वेस्टर्न रूट की बात कर रहे हैं, ईस्टर्न रूट को प्रेफर किया जा रहा है। वेस्टर्न रूट के बारे में हमें यह परसेप्शन दी जा रही है कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही नहीं है, वहां पे मिसक्रिएंट्स की मौजूदगी है, तो खुदा ना खास्ता वो अल्टीमेट इन टाइम अचीव नहीं होगा। अब मुझे बताएं कि आप क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। तीसरी बात, मैं हैरान हूं कि मेरा ये छोटा भाई जो कह रहा है कि हमने खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को, मैं हैरान हूं कि फेडरेशन होने के नाते 4 सूबों को, फाटा को, गिलगित बल्तिस्तान को इतना इग्नोर किया गया, सिर्फ अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब को और अपने खानदान के बच्चों को एमओयूज में बिठाया गया। अच्छा, और यहाँ तक देखिए ये आपका मौकफ है, जो मैं बात आपकी समझ पा रही हूँ। ये मैं शाह साहब आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पे जो सबको इख्तलाफ है वो ये है कि शायद इंफॉर्मेशन की मिसमैनेजमेंट हो रही है। डॉक्टर एहसन इकबाल साहब खुद कहते हैं कि जो मैप था वो अभी तक हमने ऑफिशियल मैप तो रिलीज ही नहीं किया, और अब हम करने जा रहे हैं, लेकिन हमारी तमाम तर रिसर्च के बावजूद हम तक वो जो फॉर्मल अब आपका रूट है, जो मैप है, वो हम तक पहुंच नहीं पा रहा। तो इतनी ज्यादा मिसमैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों है गवर्नमेंट की तरफ से? सिद्रा, मैं तो नहीं समझता मिसमैनेजमेंट, लेकिन अगर आप कह रही हैं कि अभी तक आपके पास मैप नहीं पहुंचा तो ये बड़ी अजीब सी बात है, ये पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन एज फार एज हमें इस चीज की इंफॉर्मेशन है, देखिए अगर आप रेलवे को उठाएं सीपैक के अंदर तो आपकी ML1 दैट इज कराची टू पेशावर, 3 सूबों को कवर करती हुई आपका ML1 का रेलवे ट्रैक गुजर रहा है। वो किसी एक सूबे के अंदर से नहीं गुजर रहा। अगर हवेलिया ड्राई पोर्ट बन रहा है तो वो KPK के अंदर है, वो पंजाब या बलूचिस्तान में नहीं है। सो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि एक ऐसा मंसूबा जो हर पाकिस्तान के हर प्रोविंस के लिए फायदेमंद है, मुफीद है, पाकिस्तान की आवाम के लिए मुफीद है, और ये जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि ये
फॉर्चून चेंजर है, ये बिल्कुल फॉर्चून चेंजर है। तो इसमें क्यों कंट्रोवर्सीज, इसको क्यों मलाइन किया जा रहा है, ये किस वजह क्या है इसके पीछे कि इस पूरे मामलात को इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है कि तरक्की एक तरफ, सीपैक एक तरफ, एक नई डिबेट शुरू हो गई है कि क्या इधर से गुजरेगा या इधर से नहीं गुजरेगा। ये एक अच्छे तरीके से भी बैठ के हल हो सकता था। आप मेरे भाई ने कहा, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि किसी भी मसले को मैनेज करने के दो तरीके होते हैं। एक ये कि आप अच्छा मैनेजर उसको कहते हैं कि कोई मसला या क्राइसिस डेवलप हो तो उसको फौरी तौर पे एड्रेस किया जाए, लोगों को बिठा के उसको समझाया जाए और मसले को खत्म किया जाए। लेकिन उससे भी अच्छा मैनेजर आप उसको कहते हैं जो मसला पैदा होने से पहले ही उसको हैंडल कर ले। अब मुझे ये बताइए कि इसके हवाले से अगर आपने पहले एपीसी की, अगर आप कहते हैं कि इसको सियासत का या इख्तिलाफात का निशाना बनाया जा रहा है तो उसको हल करने का आपके पास एक आईनी तरीका काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के तौर पे मौजूद है। क्या कबाहत है, क्यों नहीं हुकूमत इस वक्त एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बुलाती और तमाम सूबों को, तमाम ऑपोजिशन की जमातों को उसके ऊपर ऑन बोर्ड ले लेती है? सिद्रा, आपकी राय बड़ी है और ये होना चाहिए, क्योंकि अगर पहले एपीसी हुई है तो अब भी कोई इसी तरह का निजाम चलना चाहिए। एपीसी में और सीसीआई में जमीन आसमान का फर्क है, उसकी आईनी हैसियत है। मेरी गुजारिश थोड़ी सी सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन ले, चाहे वो कॉमन इंटरेस्ट वाला ही हो, लेकिन जब आपका मसला ही ना हो और मसला फिर भी उठा लिया जाए, मसला फिर भी निकाल लिया जाए, तो उसको क्या कहते हैं? सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि जिस तरह देहातों के अंदर किसी एक बंदे के घर के सामने नाली ना बने, सोलंग ना बने, तो वो शोर बर्पा कर देता है कि भाई पूरे गांव में काम हो रहा है, मेरे घर के सामने नाली नहीं बन रही तो मुझे ये काम नजर नहीं आ रहा। मुझे तो ये इस तरह की सूरत हाल नजर आ रही है। ये एक लार्जर पिक्चर है। दिल बड़े करें, दिमाग बड़े करें और फॉर ए चेंज पाकिस्तान के लिए सोचें। आप देखें केपी के गवर्नमेंट ने इन 2.5 सालों के अंदर ना ही कोई मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, ना ही कोई छोटा प्रोजेक्ट लॉन्च किया। जब खुद कुछ कर नहीं सकते, मामला चला नहीं सकते, क्या ये वाकई ऐसा मसला है कि अगर मेरे घर के सामने कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं हो रहा तो मैं शोर मचाऊं? शहरियार साहब, क्या आप वाकई इस तरह की सियासत इस पे की जा रही है या ये वाकई एक ग्राउंड रियलिटी के मसाइल है? क्योंकि अगर मैं आपके गोश गुजार करूं, आप तो ज्यादा वाकिफ होंगे केपीके की सूरत हाल से, लेकिन बलोचिस्तान के भी और केपीके के इस वेस्टर्न रूट के जो इकोनॉमिक जोन्स हैं वो उनके बारे में कोई अभी इतलात नहीं है, उनको डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। इसकी क्या वजह है? देखें, अब प्लीज थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा जी। देखें, इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। इनिशियल फेज जो है 2017-18 तक कंप्लीट होगा, शॉर्ट टर्म जो है 2020 और लॉन्ग टर्म 2030। ये 46 बिलियन यूएस डॉलर्स में इसके जनरल परसेप्शन है कि रशिया ने भी इंटरेस्ट शो किया है, सऊदी ने भी किया है, और इसकी सिग्निफिकेंस का अंदाजा इससे अंदाजा लगा लें कि 70% ऑयल इस रूट से गुजरता है। इन तमाम चीजों में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की आपने क्वेश्चन किया कि 9 महीने से उसकी मीटिंग नहीं हो रही, यानी सूबों को जो कंसर्न्स हैं, जो एप्रीहेंशंस हैं, उनको एड्रेस करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब के पास टाइम नहीं है। पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आते। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त हमारे प्रोग्राम में शैला रजा साहिबा ने, डेप्यूटी स्पीकर हैं सिंध असेंबली की। अस्सलाम वालेकुम शैला, इस वक्त जो कहा जा रहा है कि हुकूमत शायद सियासत की जा रही है सीपैक के इशू पे, या हुकूमत उनको अपने इख्तिलाफात से या अपनी राय से रिझा नहीं पा रही, अपने आर्ग्यूमेंट से कन्विंस नहीं कर पा रही, आप कहाँ पे देखती हैं खला? बहुत शुक्रिया सिद्रा, वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा, देखें, बात यह है कि हमारे यहाँ सबसे पहले सिंध ने शोर मचाया कि सीसीआई की मीटिंग बुलाई जाए, क्योंकि हम ये समझ रहे थे कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो है बिजली के मंसूबे सिंध में काम कर रहे हैं, वो नेशनल ग्रिड स्टेशन पर वो जमा होती है, लेकिन उसके बाद जो सिंध को और स्पेशली सिंध में कराची को जो हिस्सा मिलता है बिजली का, वो बहुत कम है, पॉपुलेशन के हिसाब से भी नहीं है। तो हम ये चाह रहे थे कि क्योंकि हर सूबा अपने अपने ज़्यादा मेगावाट्स के प्रोजेक्ट्स लगा सकता है, तो ये हमारा राइट था कि हम सबसे ज़्यादा गैस प्रोड्यूस सिंध कर रहा है, तो हम जो है
250 मेगावाट के 2 प्रोजेक्ट्स लगाएं जब हमारे हिस्से में कट लगाया गया बिजली के। तो ये बात एक्सेप्ट की गई, लेकिन आज तक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग नहीं हुई, जिसपे जब हमने शोर मचाया कि जी हमारा ही इस पे इख्तियार है, जो चीज़ मिनरल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं हम इस पे खुद भी कर सकते हैं, तो ये जवाब दिया गया कि सिंध कार्ड खेला जा रहा है। फिर हमने शोर मचाया कि जी केपी और सिंध को जो है वो एनएफसी के तहत उनका ड्यू शेयर जो है वो इंतहाई कम दिया गया है, 4 दफ़ा रिवाइज किया गया है और उसके बाद भी कम दिया गया है, तो हमारा डेवलपमेंट वर्क कैसे होगा अगर आप हमें हमारा शेयर नहीं देंगे। इसके बाद जो है हमने ये कहा कि ये जो सी पैक है, ये जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दौर में हुआ, तो इसके बाद इस पे जो मुतनाज़ा करने की कोशिश की जा रही थी, तो जरदारी हाउस में एक एपीसी हुई और उससे सब मुतमईन हुए, लेकिन आज सब फिर गैर मुतमईन है। मगरबी कॉर्नर्स जो कि इंतहाई गरीब कॉर्नर्स हैं, जब बजट आया था, जी एक चीज जो नोट की जा रही है वो ये कि वजीर आजम साहब भी और इमरान खान साहब भी जो कि ऑफ कोर्स ऑपोजिशन में हैं, दोनों लोग नेशनल असेंबली को वक्त कम दे पा रहे हैं। वो सुनने में आता है कि जी इंडस्ट्रीज जो थी वो मगरबी हिस्सों से हटाकर मियां वाली और ये सब उन्हें चक्री में शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं, आप इसको लाइफलाइन कहते हैं पाकिस्तान की, इनको क्यों नहीं आप असेंबली में लेकर आते, इनके साथ क्यों नहीं सूबों के साथ बैठ जाते। शैला, मैं आपसे सवाल यही करना चाह रही हूँ, इससे पहले कि मुझे ब्रेक पे जाना पड़े, शैला सवाल आपसे मेरा ये है कि वजीर आजम साहब भी और इमरान खान साहब भी जो कि आज वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन नेशनल असेंबली को इतना वक्त नहीं दे पा रहे और ख़ास तौर पे सीसीआई को और एनएफसी से रिलेटेड जो मसाइल हैं वो अपनी जगह हमारे सामने ही हैं। बहरहाल सीपैक के हवाले से आपके गोशगुजार ये भी करते चलो, जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हम केपी के और पंजाब की जो यानी पंजाब की तो रिजर्वेशंस नहीं है, लेकिन बहरहाल शाह साहब कहते हैं कि वहाँ से भी आवाज़ें आ रही हैं, केपीके की रिजर्वेशंस हमारे सामने हैं। बलूचिस्तान की इसके हवाले से जो रिजर्वेशंस है वो बहुत अहम है, क्योंकि खास तौर पे गवादर पोर्ट आपने चाइनीज अथॉरिटीज को दिया हुआ है, जो रूट्स बनेंगे क्या वो फेंस्ड होंगे, क्या वो टोल प्लाजास होंगे, और अगर उससे जो टोल कलेक्ट किया जाएगा, टोल मनी, वो बलूचिस्तान हुकूमत के पास आएगा या वो चाइनीज कंपनी के पास जाएगा, ये बहुत अहम सवालात हैं। इस पर बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट। डिस्कस हम कर रहे हैं सीपैक और उसके हवाले से उठने वाले सवालात, जिनको कहा जा रहा है क्या इसको बाकायदा सियासी तौर पे मुतनाज़ा बनाया जा रहा है या वाकई इस सारी क्रिटिक में, सारी तनकीद में हमें कोई बहुत ही मौसर पहलू भी नज़र आ रहा है। ना सिर्फ सियासतदानों की तरफ से बल्कि बहुत सारे जर्नलिस्ट, एनालिस्ट भी सवाल उठा रहे हैं इसके हवाले से। अभी हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है मुशर्रफ जैदी ने, जिन्होंने आज ही एक इदारिया इसी हवाले से लिखा है। अस्सलाम वालेकुम मुशर्रफ एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने कहा कि जिस तरह ये मामला आगे बढ़ रहा है, जिस तरह इसको मैनेज कर रही है हुकूमत, तो 2 ही रीजंस हो सकते हैं। द एग्जैक्ट वर्ड यू यूज वर कि ये अनफॉरगिवेबली एब्सेंट हैं या फिर अनफॉरगिवेबली अनप्रिपेयर्ड हैं, यानी या तो गैर हाजिरी है, एक दूसरे से आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इनकी तैयारी ही नहीं है। ज्यादा वजन आपको किस तरफ नजर आ रहा है? मुझे लगता है कि ये मुमकिन नहीं है कि ये एक्सपेक्टेड नहीं था जी। अगर हम पिछले कई महीनों से, अब देखिए जो ओरिजिनल विजिट था प्रेसिडेंट जी का चीन के जो सदर हैं, वो था सितंबर 2014 में। उसके बारे में मैं भी और बहुत सारे और दोस्त और ख़ास तौर पे हुकूमत धरने की को तनकीद का निशाना बनाती रही। धरने के बारे में यही कहा कि भाई ये धरने ने बहुत सारे मामला ख़राब कर दिए और हम तो बिल्कुल जो है चीज़ें सेट कर रहे थे, और ये एक हमारी तकदीर बदल देने वाला प्रोजेक्ट जो है वो उसकी वजह से डिले हो गया। आज तक यही रोना जो है हुकूमती अनासिर जो है वो रोते हैं, और शायद मैं जेन्युइनली समझता हूँ एक हद तक ठीक भी रोते हैं। अच्छा, अगर आपको ये पता है कि ये तकदीर बदल देने वाला एक चीज है सीपैक, तो फिर आपको ये भी एक्सपेक्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान के चारों तरफ जो है अगर दुश्मन नहीं तो कम से कम नॉन फ्रेंडली अनासिर हैं जो शायद नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है वो अच्छी कारकर्दगी कर सके, अपने आप को तब्दील कर सके। तो आपको ये तैयारी रखनी चाहिए थी कि भाई आप अगर अपनी तकदीर बदलने वाले हो तो शायद आगे जो है कुछ लोग आपके लिए रास्ता जो है वो हमवार करने के बजाय मतलब खराबियां पैदा करें। उसके लिए तैयारी होनी चाहिए थी। सबसे बेहतरीन तैयारी जो है वो ये कि अपना हाउस इन ऑर्डर रखना चाहिए। जो पाकिस्तानी कौम के जितने भी हिस्सेदार हैं
सिर्फ वो नहीं जिनको हुकूमत सेंटर में मिली हुई है, या सिर्फ वो नहीं जिनके बारे में ज्यादा बात की जाती है मीडिया पे, लेकिन वो भी जिनकी जबान, जिनका कल्चर, जिनकी सकाफत शायद मेन स्ट्रीम नहीं है, और शायद वो खुद ये समझते हो कि यार हमसे कोई पूछता नहीं है, हमारी जबान को कोई लिफ्ट नहीं कराता, हमारे ऊपर बड़ी ज्यादती हुई है। अच्छा, अब मैं और आप शायद ये समझे कि यार ये लोग रोते रहते हैं, इनके साथ कुछ ज्यादती नहीं हुई, और अपने हद में हम भी जो है शायद ठीक सोच रहे हो। लेकिन अगर एक ग्रुप है या कई ग्रुप हैं पाकिस्तान में जो ये सोचते हैं कि यार हमें कोई नहीं पूछता, जड़े प्रोजेक्ट होते हैं, तो फिर जहां सबसे बड़ी तक आम आदमी का सवाल था तो शायद ये बात थी। उन पे लागू होती है, यानी आप और मैं ये सवाल करें तो हो सकता है हमें सवालों के जवाब ना मिले। लेकिन शैला रज़ा साहबा, आप फरमाइएगा कि जब बहुत ही अहम जमातों के रहनुमा और अपोजिशन लीडर्स भी अब सवाल कर रहे हैं, प्रोविंशियल हुकूमत के ओहदेदारान सवाल कर रहे हैं, तो उनको भी जवाब नहीं दिया जा रहा, इसकी क्या वजह है? सिद्रा, एक तो मुझे ये भी नहीं मालूम कि मेरी पहली आवाज़ कहाँ तक गई, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाह रही हूँ कि एक तरफ तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है जिसकी आपको हर 3 महीने के बाद मीटिंग बुलानी है। दूसरी तरफ जो है वो आपके जो है एक बिल एक एक्ट है जिसको कहा जाता है राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, वो भी मौजूद है। एक आम आदमी भी, फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव भी अगर बात करना चाहें तो उसके लिए भी एक तरीक़ा है कि आपने हर सूबे के साथ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग में बैठना है, तो वो भी 9 से ज़्यादा महीने हो गए उनको बुलाया नहीं जा रहा। फिर अजीब सी बातें हो रही हैं। जब बजट आया था 2015 का, तो उसमें ये उस वक्त भी सवाल उठा था कि मगरबी किनारों के लिए जो है या मगरबी पार्ट्स के लिए जो है आपने कितना बजट एलोकेट किया है, और वो इंतहाई कम था। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ लोग बजट को उस तरह डिस्कस नहीं करते तो उस वक्त इसको डिस्कस नहीं किया गया। लेकिन अब जो है जो मसला है वो लोगों को ये है कि वो कहते हैं कि जी मशरक़ी रूट जो है उस पर तो आपने काम शुरू कर दिया, और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल जोन था जो कहीं और लगना था उसको चक्री की तरफ जो है वो शिफ्ट करने की आवाज़ें आ रही हैं। तो ये सारी बातों का सिर्फ एक ही है कि आप इस कंफ्यूजन को जो है वो दूर करें। बिल्कुल सही। तमाम सूबों अच्छा, के साथ आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और इसके लिए मीडिया आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन सिर्फ अगर मीडिया का चैनल खोल के या फिर APC के थ्रू इसको हल करना चाहिए तो शायद इसके हल के करीब आप नहीं पहुंचेंगे। शाह साहब, आपको दोबारा गुफ्तगू में यहाँ इंक्लूड करना चाहूंगी। शैला ने, बाकी लोगों ने यहाँ पे गिला किया NFC के हवाले से, CCI के हवाले से, लेकिन अगर आइन की तरफ देखा जाए तो नेक्टा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसकी सरबराही ऑफ कोर्स वजीर आजम साहब खुद कर रहे हैं, उसको भी तकरीबन 1 क्वार्टर में एटलीस्ट एक दफा मिलना चाहिए। और अब साल भर हो गया है, नेक्टा के हवाले से भी कोई मीटिंग नहीं हुई है, हालांकि आपकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में से है दहशतगर्दी को निपटना, उसको खत्म करना। इसको आप कैसे देखते हैं और इसकी क्या वजह है? सिद्रा, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा एक मेंशन करना चाहूंगा। आपने इकोनॉमिक जोन्स की बात की थी कि वो सामने नहीं आए जी। तो मेरे पास जो प्राइम मिनिस्टर की समरी के अंदर जो इकोनॉमिक जोन वेस्टर्न रूट पे जो इंडस्ट्रियल साइट्स पिन पॉइंट हुई हैं, उनमें से बलूचिस्तान के अंदर तुर्बत में 1000 एकड़, खुशदार 5000 एकड़, दश्त, बून और किला सैफुल्ला, लौरालाई और जोब के संगम के ऊपर भी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स। इसी तरह KPK के अंदर भी मनसेरा के अंदर 80 एकड़, नौशेरा के अंदर 1000 एकड़, DI खान के अंदर 180 एकड़ और कोहाट और कर्क के बॉर्डर पे 1000 एकड़, और इसी तरह बन्नू में भी 900 ऑल ड्यू एकड़ हैं। रिस्पेक्ट, आपने जो बलूचिस्तान के इलाके यहाँ पे गिनवाए हैं वहाँ पे पानी की सहूलत नहीं है। देखिए, इकोनॉमीज एंड इंडस्ट्रीज हमारे विम पे नहीं चलती। इस वक्त जो सूरत हाल है बलूचिस्तान के जिन इलाकों का आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ का एक टैंकर 12,000 रुपए में मिलता है। तो आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि इकोनॉमिक जोन टेक ऑफ करेंगे? लेकिन बारह मैं दूसरी स्टोरी पे आना चाहूंगी, थोड़ा सा नेक्टा के हवाले से हमें बताइएगा। वो आपकी पानी वाली बात बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन ये इकोनॉमिक जोन्स तभी फ्लरिश करेंगे ना जब मुल्क में बिजली होगी और ये सारे मसाइल हल होंगे। लेकिन ये अभी तो सिर्फ पिन पॉइंट किए गए हैं और इन पे जरूर काम होगा। मैं नेक्टा की तरफ अब आता हूं। सिद्रा, देखें, नेक्टा जो था 2008 के अंदर बना, उसका कोई एक्ट नहीं था, हमने आकर उसका एक्ट बनाया। उसके अंदर आपकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी ऑफ हायरिंग एंड फायरिंग। आपके नेक्टा के अंदर उस वक्त 60 लोग काम करते थे। हालत ये थी कि आपकी जिस बिल्डिंग के अंदर नेक्टा का दफ्तर था, उस बिल्डिंग के अंदर किराए देने के लिए भी पैसे नहीं थे, सही। 60 लोगों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं थे जी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 60 के बजाय 157 लोग काम कर रहे हैं।
नेक्टा के अंदर नेक्टा का एक्ट बन चुका है, 12.8 बिलियन उसकी बजट एलोकेशन हो चुकी है। उसके साथ साथ सर नेक्टा करता क्या है? मेरी जरा मैं बता रहा हूं, जरा उनके सवाल का नहीं सर, ये तो टॉकिंग पॉइंट है। मुझे उनके सवाल का जवाब सर, हम भी पाकिस्तानी है, हमारे सवाल ये मुशर्रफ ने जो पॉइंट उठाया शाह साहब, ये बिल्कुल सही है। इस वक्त आपने कहा कि नेक्टा को आपने 1.06 बिलियन रुपए दिए हैं सेनेट के हवाले से। मैं अभी उसी रेजोल्यूशन पे आ रही थी, पीटीआई ने ये रेजोल्यूशन मूव की, आपने उसको अपोज किया, आपने कहा मजीद 2 अरब रुपए की जरूरत नहीं है। जो आप मुझे चीजें बता रहे हैं, ठीक है, ये इसको आपने फाल बनाया होगा। इस वक्त नेक्टा कर क्या रहा है और क्या इसको मजीद वसाइल की जरूरत वाकई नहीं है? मैं वही बता रहा हूं कि देखें, ये कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी है, ये इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी नहीं है। और नेक्टा जब तक इदारा मुकम्मल तौर पे बन नहीं जाएगा, वो अपने प्रोसेस से गुजर नहीं जाएगा, तो तब तक उसकी जो मीटिंग्स वाला पिन पॉइंट आप कर रहे हैं, तो इदारा पहले बनेगा और फिर उसकी मीटिंग्स होंगी। सो ये 2.5 साल से ऊपर हो गए, एक पेज पे आने की जरूरत होती है कि ये क्या इदारा बनने वाला है, 2013 में ये किस तरह प्रोविंसेस से कोऑर्डिनेट करेगी। आप एक ऐसी कोऑर्डिनेटिंग बॉडी, एक थिंक टैंक बनाने की कोशिश करें विदाउट एनी मीटिंग्स। आपने 2008 के अंदर बना, आपके पास तो पैसे नहीं थे लोगों को देने के लिए, आज उसका एक्ट बना। तो सर आप मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दे, मैं कल बना दूंगा। जो आपने काम किया तो उसको भी तो सहराए ना। शहरियार फेरी साहब, आपको यहाँ गुफ्तगू में इंक्लूड करना चाहूंगी। मैं अगला सवाल शहरियार से करना चाहूंगी यहाँ पे। आवाम में अपना एतमाद जो है, ये आप पे सब पे पता नहीं क्यों ये आप पे तनकीद, बिला वजह तनकीद का आप लोगों के दर्द आपने सीख लिया है। शाह साहब, आप तमाम तर तनकीद को ये कह के नहीं अलग कर सकते कि वो बिला वजह है। मुशर्रफ, इफ आई मे रिक्वेस्ट यू टू प्लीज 1 मिनट के लिए मुझे शहरियार साहब से सवाल करने दीजिए कि पीटीआई के रहनुमा जनाब आजम खान सवाती साहब ने ये रेजोल्यूशन मूव करने की कोशिश की सेनेट में, जो कामयाबी से पास भी होगी, नॉन बाइंडिंग है। आप समझते हैं कि मजीद ये 2 अरब रुपए नेक्टा को मजीद मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, या ये भी तनकीद बराए तनकीद है? सिद्रा, ये तमाम जो डिस्कशन हो रही है, इसको काश प्राइम मिनिस्टर साहब अब भी सीरियस लेना शुरू करें, तो बिलीव यू मी इट विल हैव अ वेरी पॉजिटिव इंपैक्ट जी, और पार्लियामान का तकद्दुस बहाल रहेगा। बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली, नॉन प्रोफेशनल अप्रोच की वजह से थ्योरीज में तो बहुत बातें हो रही हैं, प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड कोई चीज दिखती नजर नहीं आ रही। आप पैसे दें ना दें, हम ऑन ग्राउंड जो देखना चाहते हैं कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब मुझे बताएं कि जॉइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट बनना था, इफेक्टिव मेजर्स लेने थे। आज तो आपकी कैटास्ट्रोफी कैलामिटी के अलावा किसी भी चीज के लिए आप डिपेंडेंट आर्मी और रेंजर्स पर हैं। आपने तो इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन करने और उनको बनाने के लिए सोचा भी नहीं, और जब सोचने की बात आती है तो आप कंफ्यूज्ड वाइब्स देते हैं। फॉर हेवन सेक टू प्रिवेल। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज इंटीरियर मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी इंटायर टीम पर यह अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो कंक्रीट मेजर्स लें। आज भी किसी पाकिस्तानी को, थोड़ी बहुत समझबूझ रखने वाले को, यह नहीं पता कि नेक्टर ने करना क्या है, नेक्टर क्या करेगा। नेक्टर की असल जो रूह है उससे इन्होंने उसको इतना कंफ्यूज कर दिया है। दोनों बातों पे हम आपसे एग्री करते हैं कि वो सवाल हैं जो इस वक्त पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के सियासतदान जानना चाहते हैं कि सीपेक भी और नेक्टा भी, जो कि लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स और विजन है इस प्रेजेंट हुकूमत का, उसके हवाले से इतनी कंफ्यूजन, इतने सवाल क्यों है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पीआईए भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक नहज पे पहुंचा हुआ है, क्योंकि इस दफा फिर लगता है कि ये हुकूमत भी उसको टर्न अराउंड करने में इतनी कामयाब नहीं हो पा रही। इसकी क्या वजह है, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट, मैं हूं सिद्रा इकबाल। अब बहुत ही ज्यादा अहम सब्जेक्ट हमारे पास है पीआईए का, जो हर दफा और मिस्टीरियस होता चला जा रहा है। मंडे को हमने देखा कि एक ब्रीफिंग इसी हवाले से इसाक डार साहब ने भी दी और पीआईए के सीएफओ ने भी लेटेस्ट फिगर्स और उसके बिजनेस से रिलेटेड नंबर्स को शेयर किया। सबसे इंटरेस्टिंग नंबर जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो कहा जाता था कि वो ओवर स्टाफ कर रहे हैं, नौकरियां दिए चले जा रहे हैं, मजीद बोझ डाल रहे हैं पीआईए
PIA और दूसरे हुकूमती इदारों पे। अगर 3 साल के नंबर्स कंपेयर किए जाएं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 1435 लोगों को हायर किया था PIA में, और अगर PMLN के नंबर्स गुज़िश्ता 3 सालों के देखे जाएं तो इन्होंने भी तकरीबन 1000 लोगों को जॉब्स दी हैं PIA में। तो नंबर्स के हवाले से ये ज़्यादा एक दूसरे से पीछे नहीं है। शला रजा साहिबा, इस पे आपके कमेंट्स चाहूंगी, क्योंकि तनकीद का निशाना हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती रही ओवर स्टाफिंग के हवाले से और सियासी भर्तियों के हवाले से। क्या कहेंगी आप? मेरे ख्याल में जब आपने इसमें फिगर दे दी तो इसमें कोई गुंजाइश तो बाकी बची नहीं, क्योंकि वो 5 साल की फिगर थी और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई थी और उसने सिस्टम को सही भी करना था। ये और बात है कि अब जो सूरत हाल है वो इतनी बुरी नहीं थी। और जो मैं एक बहुत हैरान होती हूँ वो मैं इस बात पे हैरान होती हूँ कि हम कहीं भी जाने को कहें PIA से जी हमें इधर जाना है उधर जाना है, कहा जाता है नहीं जी वो तो बिल्कुल उसमें तो टिकट की गुंजाइश नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। और जब उसमें हम जाके बैठे तो तैयारा खाली जा रहा होता है। ये एक मुझे बड़ी हैरानी की चीज़ नज़र आई। चलिए ये सवाल अगर आपका और ये जो आपकी ऑब्जर्वेशन है ये मैं मुशर्रफ के पास लेके जाऊं। मुशर्रफ, अभी आपने कहा कि नेक्टा के हवाले से हम कहा कि फाल होगी तो देखा जाएगा, लेकिन PIA के हवाले से यानी बहुत सारे लोगों का ये मानना है और जो मौजूदा मैनेजमेंट है उसका मौक़िफ़ ये है कि 1 साल बहुत कम अरसा होता है टू टर्न अराउंड एन एयरलाइन। लेकिन ये किस किस्म का बिजनेस मॉडल है कि अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 108 एडिशनल वीकली इंटरनेशनल फ्लाइट्स पाकिस्तान से शुरू की गई हैं, तो किस तरह मुमकिन होगा कि PIA का बिजनेस मॉडल एक फाल और इफेक्टिव मॉडल बन पाएगा? शहबाज साहब की आज अखबार में ये बड़ी ज़बरदस्त थी, मैंने भी इसको पढ़ा, लेकिन सिद्रा मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा हमें सोच विचार की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये कि सिविल एविएशन अथॉरिटी की जिम्मेदारी PIA का दिफा करना नहीं है। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि जो आसमानों में तैयारे आगे पीछे जा रहे हैं उनका ट्रैफिक ठीक चल रहा है, और जो किराया या जुर्माना आप समझ लें उसको जो देना पड़ता है जहाज पे बैठ के सफर करने के लिए, वो जिस हद तक हो सकता है कंपेटिटिव हो और वो कोई ओलिगोपोली या मोनोपोली प्राइसिंग जो है कोई भी एयरलाइन ना कर सके। तो अगर ज्यादा एयरलाइंस जो हैं वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं और अगर उस कंपटीशन का जो है कंज्यूमर को यानी कि आम पाकिस्तानी शहरी को, आम तो नहीं कह सकते जहाज पे आम शहरी नहीं, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, क्या उनकी अफोर्डेबिलिटी में बेहतरी होती है, प्राइसेस में कमी होती है, तो वो एक अच्छी चीज है। तो सिविल एविएशन अथॉरिटी का जो अवॉर्डिंग ऑफ लाइसेंसेस के रूल्स है वो अच्छी बात है, क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कि आम शहरी के लिए ना रोड्स हैं ना रेलवेज हैं, फिर दूसरी तरफ वो जहाज पे बेचारा अगर पैसे जमा करके चले जाए तो हम कहते हैं वो भी उसके लिए रेलिवेंट चीज नहीं है। शहरियार साहब, आप क्या कहेंगे? क्योंकि अगर बिजनेस मॉडल वाइज देखा जाए सबसे ज्यादा इसकी तनकीद असद उमर साहब ने की है। डोमेस्टिक जो पैसेंजर्स थे यानी डोमेस्टिकली फ्लाइट्स जो ले रहे थे 2.9 मिलियन तकरीबन कहा जा रहा है कि यानी 2 करोड़ 90 लाख इस वक्त हमारे पास जो पैसेंजर्स थे पूरे साल में उन्होंने सफर किया है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तकरीबन 1.4 मिलियन इंटरनेशनल ट्रैवलर्स थे। जिस तरह ये इंटरनेशनल एयरलाइंस अगर पाकिस्तान का ट्रैफिक लोड उठाती रहेंगी तो PIA फाल कैसे होगी आपके ख्याल में? देखें, अगेन नॉन प्रोफेशनल अप्रोच है। बदकिस्मती से PIA को इस तरह रन किया गया है जिस तरह मतलब ग्रेजुएट भी नहीं है वो जो बाजी में रहे हैं। और फिर जो मेन रूट्स हैं जिससे PIA को मेन अर्निंग होती थी वो आपने दूसरी एयरवेज को दे दिए। आपने तमाम हथेली पे रख के पूरा पाकिस्तान और इंटरनेशनल और डोमेस्टिक रूट्स आपने उन एयरवेज को दे दिए जो कि तमाम प्रॉफिट वो उठा के लेके जा रहे हैं। अब साथ में आपने एक और मैसेज कन्वे किया कि आपके पास जो जहाज नहीं है और फिर आपके पास अमला नहीं है, फिर जिस तरह नॉन प्रोफेशनल तरीके से इन तमाम चीजों को केटर किया गया, और फिर अबव ऑल ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस जो नॉन सीरियस एटीट्यूड रहा है गवर्नमेंट का, और फिर आपने विदाउट रियलाइजिंग कि जो की स्टेक होल्डर्स हैं और फिर तमाम मेन जो प्लेयर्स हैं उनको इत्तेमाद में लिया जाए, और वो जो लूप होल्स हैं जिन चोर दरवाजों से करप्शन के जरिए इस इदारे को तबाही के दहाने पे लेके गए उनके बारे में कोई मेजर्स नहीं लिए गए।
तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू द कंसर्न क्वार्टर्स इज, क्योंकि पेल्पा के जो जितने और बाकी जितने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ रेगुलर इंटरेक्शन हुआ है, ये अब चीज हमें बताई है। इसमें तनकीद का आंसर भी था जो इसमें पॉलिटिकल स्टांस है ऑपोजिशन जमातों का, वो आपके सामने, और साथ साथ ये इसाक डार साहब की और CFO PIA की जो ब्रीफिंग है उस पर बेस है। शाह साहब क्या कहेंगे, क्योंकि एक दफा फिर डार साहब ने कहा कि जी हमारा प्राइवेटाइज करने का कोई इरादा नहीं है, हम इसको PIAC बना रहे हैं, फाल बना रहे हैं, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ऑपरेट करेगी। तो ये बिजनेस मॉडल में तो जो चीजें हमें नजर आ रही हैं, जहां आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यू आर ओपनिंग इट अप टू कंपटीशन। यानी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूं कि पहले अगर किसी को इंटरनेशनल फ्लाइट एक सेकंड टियर छोटे शहर से लेनी होती थी तो या तो लाहौर या कराची पहले सफर करता था PIA पे, फिर यहां से इंटरनेशनल कैरियर को लेके जाता था। आपने मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, दिन में 4-4 फ्लाइटें इंटरनेशनल इनको लेके जा रही हैं टू देयर हब्स। इस तरह की सूरत हाल में PIA फाल कैसे होगा? सिद्रा देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि PIA का पिछले अरसे दराज से PIA का बिल्कुल सत्यानाश हो चुका है और इस वक्त PIA बिल्कुल एक ICU में पड़ा हुआ है और जिसका बिल्कुल हम उसको ICU से बाहर निकालना चाहते हैं और खसारे में है। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि क्या गवर्नमेंट सब्सिडीज पे सब्सिडीज देती रहे और पैसे पे पैसे खर्च करती रहे और लॉसेस पे लॉसेस बर्दाश्त करती रहे, या गवर्नमेंट उस PIA को जो एक जमाने पे बेहतरीन इदारा होता था और वर्ल्ड ओवर रिकग्नाइज्ड इदारा होता था, उसके पायलट्स, उसका क्रू, उसका हर चीज, तो क्या उसको दोबारा फाल बनाया जाए। तो उसके लिए हमने ये स्ट्रेटजी बनाई कि इसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जाए, पूरा प्राइवेटाइज मत किया जाए, लेकिन 26% के करीब रफली इसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, मैं इंशाल्लाह ताला अपने अगले प्रोग्राम में इस पे एक डिटेल कॉन्वर्सेशन आप लोगों के साथ करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शहरियार साहब, मुशर्रफ साहब, अनफला रजा साहिबा। आज इन तीनों इश्यूज पे, चाहे हम नेक्टा की बात करें, CPEC की बात करें या PIA की, एतमाद में लेने की जरूरत है वफाकी हुकूमत को, अपोजिशन जमातों को भी और प्रोविंशियल हुकूमतों को भी। तब तक हमारे पास ये मसला हल नहीं होगा। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।